नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आपका एसएसटी की क्लास में। मैं जयवीर, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विदायुष में। आइए दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास की एसएसटी में जो भूगोल का जो चैप्टर होता है, ज्योग्राफी का जो चैप्टर पहला है, उसी को मैंने लिया है। तो पहला चैप्टर कौन सा है? तो सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या है, उसका विकास किस तरीके से, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है, कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है, भंवर में वही फंसता है, भंवर में वही फंसता है जो हिम्मत हार जाता है, जो हिम्मत हार जाता है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन क्या होते हैं, इनके बारे में सभी बहुत अच्छे तरीके से। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से, बड़े मौज मस्ती के तरीके से आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से संसाधन का विकास किस तरीके से किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा होगी। संसाधन क्या है, इसके बारे में बताएंगे। तो इन सारी बातों को जानेंगे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ में, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। तो आइए चलते हैं। संसाधन क्या है बेटा? जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, जो हमारे जीवन को और बेहतर जीवनदायक बना दे। जैसे हम जी रहे हैं, मान लीजिए इस समय मैं माइक से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि बोर्ड में डिजिटल बोर्ड है, पढ़ा रहा है, ये क्या है? एक संसाधन। और आप कहीं से भी हो, आप पढ़ रहे हैं, ठीक। तो आप, अब आपको कहीं जाना नहीं, आपका जीवन बेहतर हुआ। आपको कोई भी काम कर रहे हो, समझे, मान लीजिए कुछ भी काम किए जा रहे हो, तो वो भी काम आपको बाधित नहीं होगा। आपको यहाँ नहीं आना पड़ेगा, आप कहीं पर भी हो, आप पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है? रिसोर्सेज है, संसाधन है। अगर ऐसी सुविधा ना हो तो क्या आप हमसे पढ़ पाएंगे? है। तो ये, जैसे पंखा चल रहा सामने, अगर गर्मी लगती है तो आप पंख फैन चला लीजिए। है, ये भी क्या है? संसाधन के रूप में, जो हम लोगों को हेल्प करे, मदद करे आगे बढ़ने के लिए, ठीक। वो सब क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। संसाधन हम लोगों के लिए किस तरीके से हेल्प करते हैं और कौन-कौन संसाधनों की अति आवश्यकता होती है, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, एक दिया गया है कि रिसोर्सेस यानी संसाधन। बेटा अगर आवाज़ आ रही हो, प्रॉपर आ रही हो, तो कमेंट करके बताइएगा कि आवाज़ प्रॉपर आ रही है कि नहीं। और साथ-साथ में अगर वीडियो साफ दिख नहीं रहा हो, तो आप अपने फ़ोन की क्वालिटी बढ़ा लीजिए आप, हैं? क्वालिटी बढ़ा करके आप लोग देखिए, तो साफ दिखाई देगा। तो देखिएगा, रिसोर्सेज क्या है कि एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण बेटा। क्या है? पर्यावरण। तो पर्यावरण में मौजूद जो भी चीजें हैं, पर्यावरण में जो भी चीजें बेटा क्या है, मौजूद है, तो वो क्या कहलाती हैं? संसाधन है। देखो, पर्यावरण में मौजूद वह वस्तुएं जिन्हें हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयोग करते हैं, यानी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो पर्यावरण में जो भी चीजें दी गई, जो आपके आसपास जो भी चीजें दी गई, जिसको भी आप यूज कर रहे हो, ठीक, जिनका भी आप उपभोग कर रहे हो, वो सारी वस्तुएं क्या है, जिन्हें बनाने के लिए क्या किया जाता है? प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, साथ ही आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य संसाधन कहलाते हैं, जिनका हम किसी न किसी टेक्नोलॉजी के तरीके से या किसी भी प्रकार से हम उसका नवीनीकरण यानी प्रयोग करते हैं, यानी कि बनाते नई चीजों को, क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। भाई ये पंखा बनाया तो कोई ना कोई तकनीक यूज की गई होगी, ये बोर्ड बेटा बनाया गया तो कोई ना कोई बेटा तकनीक यूज की गई होगी, तो क्या कहलाता है? ये संसाधन कहलाता है। देखो किस तरीके से डिफाइंड किया गया है। देखो, भौतिक पर्यावरण यानी प्रकृति की बात कर रहा है, ठीक, और मनुष्य क्या है? उसके बीच में है, ठीक। तो ये संस्थाओं के द्वारा क्या किया जाता है? मनुष्य संस्थाओं का क्या करता है? संस्थाएं नई नई बनाता, नहीं नहीं भाई, टेक्नोलॉजी कौन बनाता है? टेक्नोलॉजी बनाने वाले भी हम ही लोग हैं। हम ही आप लोग क्या है? तकनीकी नई नई खोजें करते हैं, हैं? ऐसा तो नहीं पशु जानवर कोई नई खोज कर देता होगा। तो हम ही लोग नई नई संस्थाओं का खोज करते हैं और नई नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग खोज करते हैं, और वो खोज करके वही चीज हम लोगों के लिए हेल्प करता है। उन्हीं चीजों को हम क्या करते हैं? बड़े पैमाने पर उनका हम उपभोग करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो प्रकृति प्रौद्योगिकी संस्थाओं के मध्य क्या है? संबंध क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है, ठीक। तो आगे देखिए। देखिए,
और इसको अच्छे तरीके से क्या डिफाइन किया गया है कि हमारे पर्यावरण में मौजूद वस्तुओं की रूपांतरण, हमारे पर्यावरण में मौजूद वस्तुओं का क्या होता है, रूपांतरण होता है। जो हम लोग कच्चा माल देते हैं और तकनीकी के माध्यम से औद्योगिकीकरण के द्वारा क्या किया जाता है, उसका रूप परिवर्तित कर दिया है। अब गन्ने को हमने दिया, गन्ने को दिया गन्ने मिल में, और गन्ने से क्या बन गई बेटा, चीनी बन गई, चीनी बन गई, गुड़ बन गया। क्या किया गया, उसका रूप परिवर्तित था गन्ना, गन्ने से क्या कर दिया हमने, चीनी बना दिया, गुड़ बना दिया, उसका क्या कर दिया, वस्तुओं का रूपांतरण कर दिया। ठीक है, रूपांतरण करने के लिए एक तो प्राकृतिक होता है, प्रकृति के द्वारा भी किया जा सकता है, और एक प्रौद्योगिकी तकनीकी के द्वारा। ठीक है, तो संस्थाओं के परस्पर अंतर संबंध में निर्धारित होती है। पर्यावरण में मनुष्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रकृति के साथ किया क्रिया द्वारा अपने आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी संस्थाओं का निर्माण करता है। प्रौद्योगिकी संस्थाओं का क्या करता है, निर्माण करता है। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आई है? कमेंट करते रहिएगा सभी तरीके से, बढ़िया, कि क्या क्या चीज आप लोगों को कहीं डाउट लग रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं उसके आगे क्या किया गया, कि संस्थाओं की विशेषताएं और लक्षण, संसाधनों की विशेषताएं और लक्षण क्या हो सकता है। ठीक, देखो, संसाधन उपयोगी होते हैं, सभी जानते हैं कि संसाधन क्या होते हैं, हमारे लिए कितने उपयोगी होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। संसाधन हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा क्या दिया गया है, संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं बेटा जो प्रकृति हमें मुफ्त में दे रखी है, उसका कोई हमसे चार्जेबल नहीं करती है। प्रकृति में बहुत सारी चीजें हम लोगों को, जैसे आपको ऑक्सीजन प्रकृति ने मुफ्त दे रखी है, कोई चार्ज लेता है, नहीं लेता है, समझे। तो बहुत सारी चीजों को हमें क्या मिलता है, मुफ्त में मिलती है, प्रकृति के द्वारा मिलती है। और बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी कृत्रिम, यानी मानव निर्मित। मानव निर्मित संसाधन बहुत ऐसे होते हैं, जैसे पंखा हुआ, कूलर हुआ, ये हुआ, हम पढ़ाया, मार्कर हुआ, पेन हुआ, कॉपी के सब कैसे है, मानव द्वारा निर्मित है। मानव द्वारा क्या है, निर्मित संसाधन है बेटा। ठीक है, ये साधारणतया सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। संसाधन कैसे होते हैं बेटा, सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। जो प्रकृति के द्वारा संसाधन दिए मुहैया कराए जाते हैं वो बेटा असीमित होते हैं, मगर जो मानव निर्मित संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं। ठीक है, तो ये आगे क्या है कि संसाधन विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में उपयोगी सहायता करते हैं, हमें सेवाएं भी प्रदान करते हैं, हमें सेवाएं भी प्रदान करते हैं। आगे पांचवा पॉइंट दिया, संसाधनों की उपयोगी बनाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं। संसाधनों को ऐसे नहीं कि हम संसाधनों को डायरेक्ट प्रयोग में ला सकते हैं, उनका हम कहीं ना कहीं उन्हें अपने तरीके से अपने उपयोग के लिए उनको क्या करना, परिवर्तित करना पड़ता है अपने आधार। जैसे हमें कोई चीज चाहिए होती है तो उनको अपने आधार अपने हिसाब से ढालना पड़ता है, बनाना पड़ता है, तब जाकर के वो हमारे काम में आता है। ठीक है, अब ये मार्कर है, मैं इससे मार्कर से बेटा लिखता हूँ है, और इस मार्कर को अगर हमने इस तरीके से ना मॉडिफाई किया होता तो क्या मैं लिख पाता, इससे नहीं लिख पाता। ठीक है, तो ये अपने आधार पर अपने हिसाब से इसको परिवर्तित करना पड़ता है, ढालना पड़ता है। विज्ञान तथा तकनीकी के विकास में साथ साथ संसाधनों की उपयोगिता बदलती रहती है, बदलती रहती है। संसाधनों की उपयोगिता क्या होती है, बदलती रहती है। अब देखिएगा किस तरीके से हमारे जीवन को सुगम बनाने के लिए क्या क्या इन्होंने दे रखा, कौन कौन सी वस्तुओं की देखो कुछ सूची दी गई। तो कपड़ा, यानी वस्तु का नाम बेटा क्या है, कपड़ा है। वस्तु बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं, तो कपास से कपड़ा बनता, ऊन है, रेशम है आदि। यानी कि इन चीजों का, ये कच्चे माल से हम क्या बनाते हैं, कपड़े का उपयोग करते हैं। कपड़ा ऐसा तो नहीं कपास पूरा लेके और हम कपड़े पहन लेते हैं कपास को, नहीं, कपड़े से क्या बनेगा, कपास, कपड़ा बनेगा। कपास से क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा। ऊन से हम क्या बनाएंगे, स्वेटर, गर्म जब सर्दी के मौसम में आएंगे तो हम लोग क्या पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। देखो फर्नीचर है बेटा, फर्नीचर जो टेबल है, कुर्सी है, ये सारे बेड है जिसपे आप लोग लेट सोते हो, हैं, तखत है, ये बहुत सारी चीजें लकड़ी के होते हैं। तो लकड़ी के भी होते हैं, स्टील के, रबड़ के, इस तरीके से ये फर्नीचर तैयार किया जाता है। ठीक, घर की बात करेंगे बेटा तो ईंट, सीमेंट, लकड़ी, कांच, इनसे क्या बनाया जाता, तो घर बनाए, इन सभी को मिलाकर क्या बनाया जाता, घर बनाया जाता। सभी जानते हैं, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है बेटा बताने वाली जो आप लोगों को पता ना। ठीक,
शिवा पानी आती ध्यान नहीं। साइकिल, मोटरसाइकिल एवं कार, ये क्या, स्टील, रबर, लोहा, प्लास्टिक, फाइबर, इन सभी का प्रयोग करके हम क्या बनाते हैं, साइकिल का। इन सभी को हम सिस्टमेटिक ढंग से सभी का प्रयोग करके मैन्युफैक्चरिंग तकनीकी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इसका साइकिल का, मोटरसाइकिल का, कार का निर्माण हम लोग करते हैं। मगर ये सारी चीजें जो प्रयोग की जाती हैं, पदार्थों को प्रयोग करके हम लोग बनाते हैं। गैस स्टोव, सिलेंडर, ये स्टील का, पीतल, रबर, लोहा आदि, इन सारी चीजों को मिला करके हम क्या बनाते हैं। अब तुम कहोगे कैसे, ये एक जगह बना के घर में बना लेगा साहब, घर में नहीं पागल बनाया जा सकता है, घर में नहीं बनाया जा सकता है बेटा। ये तकनीक यानी फैक्ट्रियों में जाकर के ये सारी चीजों को मिक्स बनाया जाता है। ठीक, तो ये बल्ब हुआ, ट्यूबलाइट हुआ, कांच का, तांबे का प्रयोग करके इसका प्रयोग किया जाता है। पंखे, कूलर, वातानुकूल यंत्र, स्टील, तांबा, प्लास्टिक, इन सारी चीजों का प्रयोग करके हम लोग इन सारी चीजों को बनाते हैं। अब बात आती है संसाधनों का विकास किस तरीके से किया जाए। संसाधनों का विकास किस तरीके से किया जाए, आइएगा इस चीज को हम लोग समझ लीजिए, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, हाँ, किसी को कोई दिक्कत परेशानी आ रही क्या, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि संसाधनों का विकास। देखो, संसाधनों का मानव जीवन बहुत अधिक महत्व, इसमें कोई डाउट नहीं, संसाधनों का मानव जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। कोई भी है ऐसे तो भाई, हम लोगों को जैसे जैसे समय बीतता गया, नई नई खोजों का नई खोजें होती चली गई है, समय बदलता गया, नई नई चीजों का निर्माण होता चला गया, नई नई खोजें होती चलेगी। आप देखिएगा बहुत सारी ऐसी तकनीकी आ गई, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आ गए, बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं हैं, बहुत अच्छा स्मूथ हो जाता है। खाने के लिए भी मशीनें आ गई बेटा, है आटा गूंदने के लिए मशीनें आ गई, पहले आदमी है रोटियां बनाने के लिए बहुत मशीनें आ गई है, क्या क्या नहीं बताओ। आप झट में फोन करिए, है फोन निकाला, लगा दिया भैया, है किसको लगा दे बताओ, बताओ किसको लगा। ठीक है, तो ये क्या, अभी अभी फोन किया है, तुरंत हेलो मम्मी पापा, तुरंत बात कर ली, कहीं पर भी बैठे। ये क्या है, ये क्या है, अगर ऐसा ना हो तो कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, हाँ वहां जाओगे जाकर के, मान लीजिए आपके दीदी के यहाँ जाना, बहन के यहाँ, बुआ के यहाँ जाना, कहीं जाना, तो आप क्या करोगे, फिर जाना पड़ेगा खबर लेकर। आप तुरंत 1 सेकंड लगेगा, आप कॉल लगाइए, तुरंत बात कर लिए, समस्या बताइए, समाधान हो जाए। तो ये है दिक्कत, सब फायदा है कि नहीं, तो मानव के लिए बहुत अधिक महत्व है। मानव जीवन गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए यह बहुत आवश्यक है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए संसाधन क्या है, बहुत आवश्यक है। संसाधन प्रकृति विशिष्ट देन है और ये विश्वास मानव को उसके तीव्र उपयोग की आकर्षित करता है। मानव किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उसकी रीढ़ की रूप में कार्य करता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी, जैसे बॉडी में पीछे बेटा रीढ़ की हड्डी अगर काम ना करना बंद कर दे तो पूरा शरीर कैसा हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा, पूरा काम ही नहीं करेगा, क्योंकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वही पूरे शरीर को क्या कर रखी है, स्ट्रेट कर रखी है, बना बना के रखी है। अगर ये कमर की हड्डी टूट जाए इसका कोई इलाज भी नहीं है, हाँ फिर आदमी बेकार हो जाता है। संसाधनों के अनियंत्रित एवं अव्यवहारिक उपयोग के कारण विभिन्न समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। इन समस्याओं में कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं निम्नलिखित हैं। तो इन समस्या यानी कि जो अव्यवहार, देखो हर चीज का कोई ना कोई आदमी दुरुपयोग, सिक्के के बेटा दो पहलू होते हैं, तो आदमी किस वे में लेता, कभी संसाधनों का ठीक से यूटिलाइज होता है, कभी संसाधनों का उनका ठीक से यूटिलाइज नहीं होता। मान लीजिए कि तुम्हारे पास घर में पापा की रिवाल्वर रखी हुई है, ठीक है, तो चोर आ गए तब उसके लिए अच्छे के लिए काम कर दिया, और मान लो किसी गुस्से में किसी और को मार दिया, घर के किसी मेंबर को मार दिया, तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी है। तो आप संसाधन को किस तरीके से यूज कर रहे हैं, आप पॉजिटिव वे में ले रहे हैं कि नेगेटिव वे में ले रहे हैं, ये भी जरूरी होता है। तो अव्यवहारिक उपयोग के कारण विभिन्न समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। देखिएगा कि कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का हाथ होने लगा, कुछ लोग तो कहते हैं बस सारी चीजें हमें ही मिल जाए, सारी व्यवस्थाएं क्या हो जाए, हमें ही को मिल जाए। ठीक है, हेलो, हाँ बोलो, चलो अब 1 घंटे 1.5 घंटा बाद फोन करिए पढ़ाई। तो देखिएगा कि लालच, बस देखो लालच व्यक्ति के अंदर होता है, समझे, लालच बहुत बुरी बला, जिस जो व्यक्ति लालच में पड़ गया, समझे, वो इच्छाएं कभी उसकी मरती थोड़ी ना है।
ये भी चीज मुझे मिल जाए, मेरे घर में ये भी आ जाए, मेरे घर में वो भी आ जाए, ये भी हो जाए, वो। तो लालच बस क्या करता है, जरूरत से ज्यादा किसी भी प्रकृति के द्वारा जो भी संसाधन दिए, जरूरत से ज्यादा क्या किया जाता है, दोहन किया जाता है। तो दोहन किया जाता है, लालच बहुत। तो लालच बस क्या का संसाधनों का हाथ होने लगा है। संसाधन समाज में सीमित लोगों के हाथ में आ जाने के कारण दो हिस्सों में बट गए हैं। एक तरफ संसाधन संपन्न अमीर वर्ग तथा दूसरे तरफ संसाधनहीन गरीब वर्ग में डिवाइड हो गए। संसाधन क्या, बहुत सारे लोग क्या करते, सारी सुविधाएं अपने पास में रख लेंगे, है। बेचारे गरीब आदमी मरते रहेंगे, बेचारे गर्मी में मर रहे हैं, कहीं कुछ ही समस्याओं से मर रहे हैं, खाने को परेशान है। किसी के पास इतना है कि अनाप शनाप, यानी संसाधनों का सही से डिस्ट्रीब्यूट, वितरण नहीं कर पाए, समझे। ये भी जरूरी है। संसाधनों के अत्यधिक इस्तेमाल से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है। भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। ठीक है। तो पर्यावरण में बहुत सारे, जब मान लीजिए वनों को काटा गया है, अपने लालच बस लोग क्या करें है, लाभ कमाने के चक्कर में वनों का विनाश कर दिया। जब वनों का विनाश बेटा होगा तो क्या होगा, एक तो ऑक्सीजन की कमी होगी, साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 की अधिकता होगी, समझे, CO2 की बेटा अधिकता होगी तो क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। और जब तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा कि ओजोन, यानी कि तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेगा, है। ग्लेशियर पिघलेगा तो क्या होगा, सागरों में, महासागरों में हलचल होती है। ठीक है, पानी का स्तर बढ़ता चला जाता है। तो ये समस्या आएगी। उसके बाद अगर गर्मी ज्यादा हीट होगा तो क्या, ओजोन परत में छिद्र होने लगते हैं, समझे। ओजोन, जितने ज्यादा आदमी AC यूज करेगा, कूलर यूज करेगा, जो शीतलक खाना, एयर कंडीशनर चीजों को यूज करेगा, प्रयोग करेगा, तो क्या होगा कि उससे जो गैसें निकलती हैं तो वो क्या करती हैं, सीधे ओजोन पर अटैक करती है। ओजोन परत जो हम लोगों को बैगनी किरणें आने से रोकता है, वो ओजोन परत समताप मंडल पर होती है, तो वो हम लोगों को क्या करती है कि खतरे से, यानी कैंसर, बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। तो उन परतों को रोक, वो ओजोन परत जो होती है वो किरणों को रोकती है, अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक देती है। तो इससे बड़ी समस्याएं होती। तो ये, और भूमि निम्नीकरण क्या, भूमि जो कृषि योग्य जमीन है उनका हम क्या करें, इस कदर से खाद, तरह तरह के केमिकल डाल डाल के अधिक से अधिक अनाज पैदा करने के चक्कर में फिर क्या हो रहा है, धीरे धीरे ऐसा होता है, एक क्षमता होती है खेत में, मिट्टी में, तो वो क्षमता, उसका प्रयोग हम बार बार करते जा रहे हैं। तो क्या मिट्टी भी तो बूढ़ी होती है, उसकी भी तो एनर्जी कम होती है। तो वो एक समय ऐसा आएगा तो अच्छी जमीन जरूर होगी, देखने में लगेगी कि बढ़िया समतल जमीन है, मगर भूमि का निम्नीकरण होगा, उपजाऊ जमीन नहीं बचेगी, फिर बंजर हो जाएगी, ऊसर हो टाइप की हो जाएगी, यानी कि फसल कोई भी हो, कितनी भी लागत लगाओगे, नई फसल पैदा होगी। तो भूमि का निम्नीकरण होना, ठीक। और ये भी हम लोगों की वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। आगे देखिएगा। हाँ, ये वाला एक, एक कंसेप्ट यहाँ से लिया गया, देखिएगा, पूछा जाता है अक्सर कर। हाँ, स्कैन किया गया, थोड़ा साफ नहीं आया होगा, मगर यहाँ से आया। देखो, एजेंडा 21 क्या है, देखो, एजेंडा 21 क्या है कि एक बेटा एजेंडा, यानी कि 1992 में, 1992 में क्या किया गया कि रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी पर कुछ जो भी घटनाएं घटित हो रही है, उसका क्या कारण है, समझे, उसका किस तरीके से विकास किया जाए, उनको किस तरीके से रोका जाए, इनके लिए एक बैठक बुलाई जाती है। कहाँ पर भी बुलाई जाती है, 1900 एजेंडा, यानी 21, यानी 21 शर्तों को बात की जाती है, 21 बातों को लेकर के स्वीकृति दी जाती है कि इन बातों को ध्यान में रख करके प्रत्येक देश इन सब चीजों को करे। तो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन के दौरान राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास प्राप्त करना। इसका मतलब है ऐसे संसाधनों का उपयोग किया जाए जिससे आने वाली पीढ़ी भी उससे अवांछित ना हो रहे, यानी कि उससे वो भी पीढ़ी जो है लाभ पा सके। ये नहीं कि जो भी संसाधन है हमें को यूज कर करके हम ही सब खत्म कर दें और आने वाली पीढ़ी जाए भाड़ फूले। ऐसा नहीं बेटा करना, ऐसा नहीं करना है। तो ये सारी चीजें वहां पर डिसाइड की गई कि हमें ऐसा काम करना है जो आने वाली सतत पोषणीय पर्यावरण, सतत पोषणीय, यानी कि हम, यानी कि निरंतर वो चीजें मिलती रहें, हमें भी यूज करने को मिले और आने वाली जनरेशन को भी उसका लाभ मिले। ये सारी चीजें यहाँ से मिलती हैं।
देखो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था कि समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी, रोगों से निपटना है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक नागरिक स्थानीय निकाय देश अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। जो एजेंडे 21 में सारी 21 बातें दी गई हैं, उन्हीं को क्या करे, फॉलो करे। ये सारी चीजें वहां पर दी गई। ठीक है, हाँ, कब की बात है, 1992 की बात। अब देखो यहाँ से ये बात, ये जो संसाधन नियोजन है, ये पिछली बार भी पूछा गया था बोर्ड के एग्जाम में, इस बार भी पूछने के चांस रहेंगे। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, इस बढ़िया क्वेश्चन को आप लोग समझ लेना। संसाधन नियोजन, संसाधन की क्या, रिसोर्सेस की क्या प्लानिंग की जा सकती है, कि संसाधनों का किस तरीके से वितरण किया जाए, उसकी कैसी रख रखाव किया जाए, उनको सभी जगह सभी लोगों के पास में इन संसाधनों का प्रयोग मिलने को करने को मिले। ये संसाधन क्या कहलाता, संसाधन नियोजन कहलाता। अगर आप कोई भी चीज, मान लीजिए घर में आप रहते हो, तो सारी चीजों सबको उसका लाभ मिले, नहीं घर से आए, बाजार से लेके आए, सारी कुछ कोई चीज 1 दर्जन केला लाए और एक ही व्यक्ति को दे दिए, खा लो भैया सब, समझे। तुम्हें क्या करना है कि सभी को मिलना, जितने घर में जितने भी मेंबर हैं उनको सबको मिलना चाहिए, है, मिलता है कि नहीं मिलता है, कमेंट करके बताओ भाई। क्या बात है, हमें लग रहा सब अपने अपना गपक ले। चलिएगा, चलो देखो संसाधन नियोजन क्या, संसाधन नियोजन में और बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग समझते हैं, समझे, कहाँ पर क्या चीज है। किसी राज्य में कुछ संसाधन होंगे, किसी राज्य में कुछ संसाधन। ऐसा नहीं कि जहां पर कोयले का खदान हो, कोयला निकल रहा होगा, हम कहेंगे भैया हम तुम किसी को कोयला नहीं देंगे, है, किसी के यहाँ गेहूं ज्यादा पैदा होगा तो हम किसी को गेहूं नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं होता बेटा, समझे। सभी जगह पे एक अलग अलग जगह पर, सभी जगह भी एक जैसी चीजें नहीं निकलती हैं, और सभी जगह पे समान चीजें नहीं मिलती, क्योंकि भौगोलिक सारी परिस्थिति अलग अलग है। ठीक है, तो देखिएगा कि संसाधन नियोजन एक ऐसी तकनीकी है जिसके माध्यम से संसाधनों को ज्यादा उपयोगी बनाया जा सकता है। इसलिए भारत जैसे देश में, जहां संसाधनों की उपलब्धता में काफी ज्यादा विविधता है, विभिन्न यानी कहीं ज्यादा कहीं कम, संसाधनों के नियोजन का बहुत ही महत्व है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां पर एक तरह के संसाधनों की प्राचुरता, जहां पर एक तरीके के साधन है। कहाँ कहीं पे तांबा ज्यादा होता, कहीं पे तांबा निकलना, कहीं पर गेहूं ज्यादा होता, कहीं पर धान ज्यादा होती है, कहीं पर कपास ज्यादा होता, कहीं पर मूंगफली ज्यादा होती, कहीं पर लौह अयस्क के भंडार है, कहीं पर कोयले के भंडार है, कहीं पर पेट्रोलियम के भंडार है, सब जगह अलग अलग है। उनका उनका कैसे रख रखाव किया, उनकी सब कैसी व्यवस्था की जाए कि सबको उसका लाभ मिले। लेकिन दूसरी तरफ संसाधनों का अभाव है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां पर बिल्कुल पूरी तरीके से संसाधन युक्त हैं सब, आत्मनिर्भर है। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों में बहुत अधिक अभाव है। जो महत्वपूर्ण संसाधन है वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। ठीक, उदाहरण के लिए आप देखो किस तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से उदाहरण से समझाया बेटा, कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि राज्यों में खनिजों और कोयले के प्राचुर भंडार। तो कहाँ कहाँ, झारखंड हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ इत्यादि राज्यों में क्या है, कोयले के भंडार है और खनिजों के बेटा भंडार बहुत ज्यादा। जानते हो, तुम्हारे यहाँ कोयला निकल रहा है, खनिज निकल रहे हैं, कहाँ निकलता है बताओ कमेंट। तो कोयले और खनिजों के भंडार प्राचुर। और वहीं पर देखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश और जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन मौलिक विकास की कमी है, मौलिक विकास की कमी है। लद्दाख की शीत मरुभूमि देश के अन्य भागों से पृथक है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध है, सांस्कृतिक विरासत से बेटा समृद्ध है, परंतु यहाँ पर जल आधार अवसंरचना तथा महत्वपूर्ण खनिजों की कमी महसूस की जाती है। ठीक, यहाँ पर खनिज नहीं है। इसके अलावा राजस्थान प्रदेश में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन का भंडार है, लेकिन जल संसाधन का बहुत अभाव है। जल है ही नहीं, बहुत दिक्कत होती बेटा, जल की बड़ी समस्याएं होती है राजस्थान। कहीं पर जल ज्यादा, तो कहीं देखो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का तो है बढ़िया संसाधन है, सब व्यवस्था बढ़िया है,
मगर जल संसाधन बहुत कम है, जल का व्यवस्था बहुत कम है, पानी वहां नहीं। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता पड़ती है कि वहां पानी भी भेजा जाए, सौर ऊर्जा, बिजली का काम वहां से लिया जाए। ठीक, ये जिंदगी एक दीवार है, एक ना एक दिन ठुकराएगी, संसाधन नियोजन। अब ये यहां से क्वेश्चन, संसाधन नियोजन की आवश्यकता, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में जान। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में जान ले। संसाधनों के संरक्षण के लिए आवश्यक संसाधन नियोजन के, उनका विनाश रोका जा सकता है। संसाधन नियोजन से उसके जो विनाश है उनको कंट्रोल किया जा सकता है, और देश की मूल्यवान संपदा का संरक्षण किया जा सकता है। मूल्यवान जो चीजें हैं उसका, खनिजों का, लौह भंडार का, बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जो प्रकृति ने हमें दे रखे हैं, उनका क्या किया जाता है, बहुत जरूरत से ज्यादा लोग अपने फायदे के लिए नुकसान कर रहे हैं। नियोजन द्वारा वृक्षों की अंधाधुंध कटाई और वन प्राणियों के विनाश को रोका जा सकता है। जो अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है उसको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। लगभग 33% भूभाग पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। तो ये व्यवस्थाएं कम होनी चाहिए। ठीक, आगे क्या दिया गया है कि अन्यथा लोग अपने लालच के लिए संसाधनों का दुरुपयोग करके राष्ट्रीय संपदा का क्या कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं, होता भी है। सीमित मात्रा में उपलब्धता, यानी कि जो संसाधन है बेटा वो सीमित मात्रा में है। प्रकृति संसाधन जो है वो लगभग सीमित ही मात्रा में है, तो सीमित मात्रा में संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए इनका नियोजन आवश्यक है, जिससे हम उनका प्रयोग उचित ढंग से करें और अपनी पीढ़ियों के लिए भी उन्हें सुरक्षित रखें। उचित ढंग से करें और अपनी पीढ़ियों के लिए भी क्या करें, सुरक्षित रखें। आगे क्या है, संतुलित विकास के लिए संसाधन नियोजन अनिवार्य, कि संतुलित विकास हो, ऐसा नहीं कहीं ज्यादा कहीं कम, संतुलित विकास होना चाहिए। तो संसाधन न केवल सीमित मात्रा में उपलब्ध है वरन उसकी उपलब्धता में विभिन्नताओं और विविधता पाई जाती है। भारत में बहुत ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां एक तरह के संसाधनों की प्राचुरता है किंतु अन्य प्रकार के संसाधनों की कमी है। संसाधन नियोजन की प्रक्रिया द्वारा देश के प्रत्येक राज्य का समान संतुलन विकास हो सकता है। ये अगर संसाधन नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया जाए, संसाधन नियोजन किस तरीके से होगा, तो अगर सभी लोगों को समान रूप से उनकी देखरेख और संसाधनों की भी देखरेख की जा सकती है। ठीक, आगे देखते हैं योजनाओं की सफलता के लिए क्या करना है। अगर ये सफल हो, इसके लिए योजनाओं की सफलता के लिए आवश्यक है संसाधनों के नियोजन से आर्थिक योजनाओं को सफल बनाया जा सकता है। ठीक, इस प्रकार संसाधन नियोजन देश के निरंतर, निश्चित और संतुलित विकास के लिए आवश्यक है। ये ठीक, भारत में संसाधन नियोजन किस तरीके से होगा, यहाँ से ये भी पूछ सकता है, भारत में संसाधन नियोजन किस प्रकार से हो सकता है। ठीक, आइए देखो, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, ये तो सभी जानते हैं। इसमें निम्नलिखित सोपान, पहला क्या है, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उसकी तालिका बनाएं। पहले ये देखिए कि संसाधन कौन कौन से हैं, उसकी हमें क्या बनानी है, सरकार को तालिका बनानी पड़े। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना और मापन करना, यानी किस तरीके से उसके गुण कौन से, यानी कि कितनी वैरायटियां हैं, क्या क्या उसकी क्वालिटी है, उसके बाद कितनी मात्रा में, ये भी हमें पता लगाना चाहिए।
संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना होता है। ठीक, योजनाओं को कैसे लागू करना, उसकी कौन कौन सी तकनीकी यूज करनी है, किन किन संस्थाओं को वो चीज देनी है कि कौन देख रेख करेगा। संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना। ऐसा भी नहीं अगर एक इधर जा रहा है बेटा इधर जा रहा है, सरकार कुछ कर रही है और संस्थाएं कुछ और कर रही है, तो ये भी नहीं, सबकी लोगों को मिलकर के काम करना है। जो राष्ट्रीय योजनाएं बनाई जाए उसका पालन किया जाए, जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई जाए, जो योजनाओं को फॉलो करते हैं वो बाकायदा बढ़िया से उसका पालन करें। ठीक है, आगे देखिए। इन स्तरों पर क्या क्या होना चाहिए ये पूछा गया, पूछेगा। तो समुदाय स्तर पर क्या करना कि पिकनिक स्थलों और खेल के मैदानों का विकास होना चाहिए। पिकनिक स्थल कहाँ है, जहां पर लोग एंजॉय करने के लिए जाते हैं, छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं पिकनिक स्पॉट पे। खेल के मैदानों का विकास हो, मंदिर मस्जिद आदि का निर्माण होना चाहिए, पशुचारण भूमि का विकास हो, सार्वजनिक पार्कों का विकास हो, ग्राम पंचायत स्तर पर क्या हो, सामुदायिक विकास भवनों का निर्माण हो, शमशान भूमि का विकास हो, कुओं तालाबों और पोखरों का निर्माण हो, कृषि बागवानी का विकास हो, बंजर भूमि का विकास हो, चारागाहों का विकास हो। ये सारी चीजों का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। ठीक, ये सारी चीजों का क्या होना चाहिए, विकास। चलो आइए। हाँ, भू संसाधन क्या है, देखो भू संसाधन में क्या चीजें दी गई है। देखो कि भू संसाधन का अर्थ एवं परिभाषा है, संसाधन प्रकृति द्वारा मानव को उपयोग हेतु दिए गए निःशुल्क उपहार है। इनमें भूमि संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसाधनों का स्रोत यही है। संसाधन जो भी होंगे वो कहाँ से होंगे बेटा, भूमि से होंगे, जमीन से ही होंगे। ठीक है, तो भूमि प्राकृतिक संसाधन ही नहीं वरन उत्पादन क्रियाओं में सहयोग देने वाला अनिवार्य और निष्क्रिय संसाधन भी है। ठीक, सामान्य अर्थ में भूमि को पृथ्वी की ऊपरी सतह कहा जाता है। सामान्य रूप में हम लोग क्या कहते हैं, भूमि की जो ऊपरी परत होती है यानी भू प्रॉपर्टी, उसी को बोला जाता है। ठीक, भूमि संसाधन कार्य से कहीं अधिक व्यापक है, अर्थात भूमि के आशय उन समस्त वस्तुओं से लगाया जाता है जो प्रकृति में मनुष्यों को निःशुल्क उपहार स्वरूप क्या करता है, भेंट करता है। भूमि मानव की आर्थिक क्रियाओं में उनका भरपूर सहयोग करता है। भूमि संसाधन को ठीक से समझने के लिए उसकी आवश्यकताओं, परिभाषाओं और दृष्टिगत करना होगा। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने भूमि को परिभाषित किया गया है। रुद्र के अनुसार वे समस्त शक्तियां जो प्रकृति द्वारा उपहार के रूप में निःशुल्क प्रदान की जाती है भूमि कहलाती है। ठीक, प्रोफेसर मेयर्स ने शब्दों में क्या कहा, आर्थिक अर्थ में भूमि से तात्पर्य उत्पादन क्रिया में प्रयोग होने वाली सभी प्राकृतिक स्रोत हैं, क्या कहलाती हैं, भूमि कहलाती है। आइए, बंजर भूमि, ये देखिए। भूमि का निजीकरण, बोल आज नहीं हो पाए हैं, चलते रहे, चलिएगा। देखिएगा, मृदाओं का वर्गीकरण, ये कंसेप्ट और समझ लीजिएगा क्योंकि थोड़ी दिक्कत आ रही है। समझे, तो मृदाओं का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया। ठीक, देखिए कि मृदा मतलब मिट्टी से है। देखो
भारत में अनेक प्रकार की उच्चावच भू आकृतियां, जलवायु तथा वनस्पतियां आदि के कारण कई प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, जो कि निम्नवत। पहली मिट्टी का नाम आता है बेटा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी बेटा क्या होती है? सबसे उपजाऊ जो मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी। भारत के विशाल उत्तरी मैदान में नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों से बहकर लाई गई मिट्टी मिलती है, जिसे प्रायः जीवाश्म की अल्पता होती है रहती है। इस मिट्टी में जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जो नदियों के द्वारा बहा करके लाई जाती मिट्टी है वो क्या कहलाती है? जलोढ़। जलोढ़ का मतलब होता है जल से उड़ी हुई। जलोढ़ का मतलब क्या होता है? जल से उड़ी हुई मिट्टी क्या कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। इसे कांप या कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी भी कहते हैं। कांप मिट्टी भी कहा जाता है, कछारी मिट्टी भी कहा जाता है और दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है। मिट्टी का विस्तार देश के लगभग 40% क्षेत्रफल पर है। यह मिट्टी हिमालय पर्वतमाला से निकलने वाली 3 बड़ी नदियों सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, उनकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से बनी हो। जो भी अवसाद लेकर के बहा करके आते हैं उससे टूट फूट से जो मृदा तैयार होती है वो जलोढ़ मृदा होती है। जलोढ़ मिट्टी पूर्वी तटीय मैदानों, विशेष रूप से महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में, पश्चिमी मैदानों में भी सामान्य रूप से यह मिलती है। इन क्षेत्रों में भी बेटा ये मिट्टी मिलती है। आज जलोढ़ मृदा के प्रकार देखो, 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है खादर मृदा, एक का नाम बेटा होता है बांगर मृदा। ठीक, बांगर मृदा और खादर मृदा। तो देखिए, आयु के अनुसार जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, एक बांगर एक खादर। जिन क्षेत्रों में बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है वह पुरातन जलोढ़ मृदा मिट्टी कहलाती है। ये बांगर मिट्टी होती है। जो बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता जहां पर, यानी कि पुरानी जलोढ़ क्या होती है? बांगर मृदा होती है। और वास्तव में यह मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई प्राचीन कांप मिट्टी होती है। इसके साथ ही जिन प्रदेशों क्षेत्रों में नदियों के नवीन कांप मिट्टी का जमाव किया जाता है वह खादर मृदा होती है। जो नदियों के किनारे किनारे होती है वो सबसे ज्यादा। अगर पूछा जाए खादर और बांगर में सबसे ज्यादा उपयोगी उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो बेटा कौन सी है? खादर मृदा सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है। और मृदा संसाधन, अब देखिए, लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा के बारे में देख लीजिए। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रों में खादर अग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। यह मिट्टी छिद्र युक्त होती है। दक्षिण भारत में यह मिट्टी लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा लाल मिट्टी और पीली मिट्टी मिलेगी। यह मिट्टी चिकने कणों से युक्त होती है जिसमें फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, चूना और हुमस की कमी पाई जाती है, जिसके कारण यह हम उपजाऊ होती है। किंतु यह मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम, चूना, स्लेट मात्रा में होता है। इस मिट्टी में बाजरा, ज्वार, कपास, दलहन, तंबाकू, मूंगफली, आलू तथा घाटियों में गन्ना भी पैदा किया जाता है। भारत में इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार कर्नाटक में मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा। इन क्षेत्रों में ये मिट्टी का मिलेगा ये। ठीक है। आइए, लैटराइट मिट्टी, लैटराइट मिट्टी का देखो, काली मिट्टी जब समझ लीजिएगा, काली मिट्टी कौन सी? देखो, महाराष्ट्र में जो काली मिट्टी पाई जाएगी जिसमें कपास सबसे ज्यादा होता है, इसी वजह से कपासी मृदा भी कहा जाता है। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा निकलने वाले पदार्थ के दबाव से निर्मित चट्टानों के अपरदन से हुआ है। इस मिट्टी का कारण काला रंग होता है। ठीक, इस मिट्टी में लोहा, मैग्नीशियम, चूना, एल्युमिनियम, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास का जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी काली, चिकनी तथा बारीक महीन कणों से युक्त होती है। काली मिट्टी का को क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में? रेगुर बेटा कहा जाता है, रेगुर मिट्टी कहा जाता है। गर्मियों में इसे दरारें पड़ जाती, इस दरारों के द्वारा ऑक्सीजन पर्याप्त गहराई तक पहुंच प्रवेश कर जाती है। भारत में काली मिट्टी का विस्तार प्रायद्वीपीय पठार उत्तर पश्चिमी भाग में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पाया जाता है। ठीक,
काठियावाड़ देखिएगा, इन्वर्टर टू टू करके रख गया भाई, लाइट भी नहीं आ रही, बड़ी समस्या हो रही है। देखो क्या अधिक होती, कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? काठियावाड़ गुजरात में, पूर्व में अमरकंटक मध्य प्रदेश में, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक की प्रमुख मिट्टी काली मिट्टी में है, समझे। राजस्थान में बूंदी टोंक जिले में भी, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड वाले भाग में ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है। कपास, सबसे ज्यादा कपास काली मिट्टी में होता है। सबसे ज्यादा कपास किस मिट्टी में होता है? काली मिट्टी में होता है। इसी कारण कपास की काली मिट्टी भी कहा जाता है। कपास के अतिरिक्त इस मिट्टी में चावल भी हो जाता है, गन्ना, गेहूं, सब्जियां, लगभग फल, ज्वार बाजरा, मूंगफली, तंबाकू और सोयाबीन भी पैदा किया जा सकता है। ठीक। और इस मिट्टी में फास्फोरिक तत्व की कमी होती है। फास्फोरिक तत्व की क्या होगी? कमी होगी। ठीक है, तो ये मिट्टी हो गई। मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में आप लोग देख लीजिएगा, इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। मृदा अपरदन जानते होंगे, मृदा अपरदन के बारे में तो देखिए, मृदा अपरदन क्या होता है? भूमि का ऊपरी परत का क्षय होना, नष्ट होना। ऊपरी परत, जो मिट्टी का जो ऊपरी परत होता वो खत्म हो जाता, उपजाऊ मिट्टी जो होती वो बह के दूसरी जगह चली जाती है। फिर फसलों की कमी, फसलें कम पैदा होती है, अनाज कम पैदा होता है। तो मृदा अपरदन, मृदा का कटाव क्या कहलाता है? मृदा का कटाव क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। तो भू क्षरण तीव्र गति से मिट्टी की ऊपरी जीवात्म परत को कोमल तथा उपजाऊ अंशों का अपहरण करके उसे निर्बल और अनुपजाऊ बना देता है। मिट्टी के उपजाऊ कणों को प्राकृतिक कारणों द्वारा हटाया जाना भी भू क्षरण या भू कटाव कहलाता है। बहता हुआ जल, पवन, हिमानी जो जो लाखों टन मिट्टी बहाकर के समुद्र में पहुंचा देते हैं। इस कटाव से महत्वपूर्ण कारण है भू क्षरण। धीरे धीरे भूमि की उत्पादक क्षमता नष्ट कर होती जाती है तथा उपजाऊ भूमि उबड़ खाबड़ तथा ऊसर में परिवर्तित हो जाती है। मृदा अपरदन के कारण क्या है? जल द्वारा अपरदन होता है। जब बाढ़ का पानी आता है या तेज बारिश होती है तब मृदा अपरदन होता है। ठीक है, आइएगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं रखते हैं, क्योंकि बड़ी समस्या आ रही है, लाइट इन्वर्टर यानी कि लाइट की बड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक।